हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे, दैट इज द मनी इन बैंकिंग। और उसके मैं फर्स्ट पार्ट यानी कि मनी की बात आज की क्लास में करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मनी होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मनी सप्लाई इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर मनी सप्लाई किस तरीके से किया जाता है उसकी बात करेंगे, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसकी बात करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा अबाउट द हाई पावर्ड मनी। सो लेट्स स्टार्ट विद। तो आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं सबसे पहले मनी से। जब आप बात करते हैं मनी की तो जो फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कि मनी होता क्या है। तो मैं यहां पर सिंपल वर्ड्स में इस कहानी को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। और मैंने यहां पे लिखा अ टाइम बिफोर मनी। जब हमारे पास मनी नहीं थी तो उस टाइम में एक्सचेंज कैसे किया जाता था। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि जब हमारे पास मनी हुआ तो हम एक्सचेंज कैसे करते थे। तो जब आपके पास मनी नहीं था तो उस टाइम पर जो एक्सचेंज हुआ करता था उसे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते थे। पहले मैं आपको समझाता हूं एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज का मतलब बदलना। आप जब किसी से कुछ खरीदते हैं तो बदले में आप क्या देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द एक्सचेंज। तो ध्यान दीजिएगा उस टाइम में जो एक्सचेंज चला करता था दैट इज नोन एज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। दैट मीन्स कि गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। तो ध्यान दीजिएगा जहां पर गुड्स का एक्सचेंज हम सिर्फ गुड्स के साथ करते थे। दैट मीन्स कि मैं आपको गुड्स सेल करूंगा तो बदले में आप भी मुझे गुड्स ही देंगे। मान लीजिए मुझे वीट परचेज करना और आपके पास वीट है तो मैं आपसे वीट परचेज करूंगा तो बदले में मुझे आपको भी गुड्स से ही देना पड़ेगा। एंड दैट एक्सचेंज इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जहां पर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स दैट इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिन प्रॉब्लम्स की वजह से एक्सचेंज करने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। और मैंने यहां पर एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में बात की है। पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं कि बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, पर आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की और क्यों हम मनी को लेकर आए। तो मैंने यहां पर 5 डिफरेंट पार्ट्स में लिखा। द फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि मेरी जरूरत की चीज आपके पास होनी चाहिए और आपकी जरूरत की चीज मेरे पास होनी चाहिए। यानी हम दोनों जब एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे तो ही जाकर ट्रांजैक्शन हो सकता है, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। जैसे मुझे आपसे वीट परचेज करना है तो मेरा तो वांट्स क्लियर हो गया, पर आपको बदले में मान लीजिए राइस की जरूरत है और मैं एक वेजिटेबल शॉपकीपर हूं तो मैं आपकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि हम दोनों के बीच ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की पहली जो डिमांड थी, पहली जो शर्त थी वो ये थी कि मैं आपकी जरूरत को पूरा करूं और आप मेरी जरूरत को पूरा करें, एंड दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सेकेंड प्रॉब्लम आता था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हमारे पास कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं होता था। मान लीजिए अगर 1 kg वीट है तो उसके बदले में मैं आपको कितने अमाउंट ऑफ राइस दूं, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पाता था क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन यूनिट नहीं था। आज की डेट में आपके पास मनी है और मनी से हम हर चीज को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के टाइम में बहुत दिक्कतें आती थी। आप किस चीज का एक्सचेंज किस चीज में करेंगे और कितने अमाउंट में करेंगे, ये एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। दैट इज कॉल्ड द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू आपके पास नहीं था। थर्ड वन मैंने लिखा लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सबसे पहले डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है। डेफर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। तो उस टाइम में जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स होती थी वो करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब जो पेमेंट आप नेक्स्ट मंथ करने वाले। मान लीजिए आपको अपने घर का व्हाइट वॉश करवाना है और आपने कुछ लेबर्स को हायर किया
और आपने कहा कि काम पूरा होने के बाद मैं आपको कुछ पे करूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। मैंने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद मैं उन्हें पे करूंगा, लेकिन मैं जो उन्हें पे करना चाहता हूं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मान लीजिए मैंने उन्हें कहा कि मेरे घर का पंखा उतार कर ले जाना, अब उन्हें जरूरत है वेजिटेबल्स की, तो पंखा उनके किसी काम का नहीं है। दैट मीन्स कि हम दोनों के पास फिर से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की थर्ड प्रॉब्लम ये थी। फोर्थ प्रॉब्लम मैंने लिखा डिफिकल्टी इन द स्टोरेज। जो गुड्स आपके पास होते हैं वो मोस्टली पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल का मतलब जिसकी लाइफ बहुत कम होती है, तो गुड्स को स्टोर करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी चीज, गुड्स को स्टोर करने के लिए आपको काफी एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। इन द सेम ऑर्डर गुड्स को ट्रांसफर करने में भी दिक्कत होती है। अगर आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तो उनके टूटने के चांसेस हो जाते हैं, और जैसे ही वो टूटेंगे तो उनकी यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। तो गुड्स के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो उन्हें स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, दूसरा उन्हें ट्रांसफर करने में काफी दिक्कतें हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज द लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते, हमें एंटायर गुड्स को यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मेरे पास एक कार है जिसको मैं गुड्स के बदले में सेल करना चाहता हूं, तो मुझे उस कार के बदले में पूरा गुड्स खरीदना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि कार के टुकड़े करके उसे बेचूं, क्योंकि जब मैं उसे टुकड़े करूंगा तो वो डिवाइडेड कार किसी के काम का नहीं होगा। दैट मीन्स कि यहां पर लैक ऑफ डिविजिबिलिटी होती है। तो दीज आर कॉल्ड सम प्रॉब्लम्स ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। और हर किसी ने गुजारिश की कि पैसा होना चाहिए, मनी होना चाहिए। तो अब हम शिफ्ट होंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से नेक्स्ट वन की तरफ, एंड द नेम इज द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जहां पर गुड्स का एक्सचेंज अब आप मनी के साथ कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम आपके पास कोई जरिया नहीं था जिससे आप एक्सचेंज कर सकें, पर इस बार आपके पास मनी है जिससे आप गुड्स का एक्सचेंज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर आपके सिलेबस में बस डेफिनेशन ऑफ मनी है, तो वही मैंने यहां पर डिस्कस करने की कोशिश की है। द फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी होता क्या है? तो बहुत ही आसान शब्दों में लिखा मैंने, मनी इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल, जिसे हर कोई मानने लग जाए। और क्या मानने लग जाए? इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ध्यान दीजिएगा, मनी वो होता है जिसे हर कोई एक्सेप्ट करने लग जाए इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड द मनी। तो मनी कुछ भी हो सकता है जो एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है, दैट इज द मनी। सेकेंड डेफिनेशन, उससे भी आसान डेफिनेशन मैंने लिखा, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस को। मनी वो होता है जो 4 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो कोई भी चीज जो 4 फंक्शंस को परफॉर्म करे वो मनी है। क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? द फर्स्ट वन, अ मीडियम। मीडियम का मतलब होता है जरिया। लास्ट टाइम आपके पास कोई जरिया नहीं था, अगर मैंने गुड्स बेचा तो मुझे खरीदना भी गुड्स ही पड़ेगा, मेरे पास कोई मीडियम नहीं था। पर दिस टाइम मनी आपके लिए एक मीडियम की तरह वर्क करता है। अब आपको गुड्स के बदले में गुड्स बेचने की जरूरत नहीं है, तो मनी ने एक मीडियम होने का काम किया। सेकेंड वन आपके पास आता है अ मेजर। मनी जिससे आप हर चीज को मेजर कर सकते हैं। तो अब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। आप राइस को मेजर कर सकते हैं वीट की टर्म्स में, क्योंकि हर चीज की मॉनेटरी वैल्यू अब आपके पास है। द थर्ड वन आपके पास आता है अ स्टैंडर्ड। मनी की वैल्यू हमेशा स्टेबल होती है और मनी को हर कोई एक्सेप्ट करता है, तो उससे हम कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट वन मैंने लिखा अ स्टोर। मनी को स्टोर करना बहुत आसान है क्योंकि मनी स्टेबल होता है। 100 रुपए का नोट आज से 10 साल पहले भी 100 रुपए का था और आज भी 100 रुपए का है। दूसरी चीज, मनी को स्टोर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती, तो दैट्स व्हाई मनी आपके पास है।
आई रिपीट अगेन गाइस, मनी दो डेफिनेशन। सबसे पहले मैंने लिखा एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो ध्यान दीजिएगा, जिसे हर कोई मानने लग जाए किस काम के लिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो मनी होता है। या दूसरी डेफिनेशन, मनी वो होता है जो 4 फंक्शंस को परफॉर्म करे। द फर्स्ट वन आपके लिए मीडियम बनेगा, सेकेंड वन आपके लिए मेजर बनेगा, थर्ड वन आपके लिए स्टैंडर्ड बनेगा, और फोर्थ वन आप उसे स्टोर कर सकते हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द मनी। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री करती है, इन केस ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे मनी सप्लाई करना होता है। तो आज हम ये समझते हैं कि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है और इसको कैसे मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। मैंने लिखा इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। सो रिमेंबर, जब आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो आई रिपीट अगेन, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। तो इस डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करता हूं और देखिए कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिखा स्टॉक ऑफ मनी। स्टॉक ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स द टोटल वॉल्यूम इन सर्कुलेशन। तो जितनी भी मनी सर्कुलेशन में होगी उन सब की बात करें तो स्टॉक का मतलब टोटल वॉल्यूम इन सर्कुलेशन, चाहे वो कॉइन्स है चाहे वो नोट्स है, तो सारी चीजों को कवर किया जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा स्टॉक ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। तो दैट्स व्हाई मैंने लिखा टोटल वॉल्यूम इन सर्कुलेशन। किसने हेल्ड किया हुआ है? पब्लिक ने। नाउ पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब यूजर्स ऑफ मनी। जो भी मनी को यूज करते हैं उसे हमने यहां पर पब्लिक बोला। आपने कहा मनी का यूज तो हर कोई करता है, पर इकोनॉमिक्स के अंदर यूजर्स ऑफ मनी सिर्फ 2 सेक्टर्स को माना जाता है। वन इज कॉल्ड द हाउस होल्ड, दैट मीन्स द इंडिविजुअल सेक्टर, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द फर्म। तो हम लोग या जो फर्म होती हैं उन्हें यूजर्स ऑफ मनी माना जाता है। आई रिपीट अगेन गाइस, पब्लिक का मतलब जो मनी को यूज करेगा। मनी को यूज कौन करेगा? तो इंडिविजुअल यानी कि हाउस होल्ड और फर्म करेगा। दैट मीन्स कि यहां पर मनी सप्लाई में हम सप्लायर्स ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। मतलब मनी सप्लाई में उनको नहीं लिया जाता जो मनी को सप्लाई करते हैं। मनी को सप्लाई कौन करते हैं? 3 लोग। तो ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले सेंट्रल बैंक जो नोट इश्यू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कॉइन्स और 1 रुपए का नोट इश्यू करती है, और तीसरा कमर्शियल बैंक। ये तीनों इंडिया के अंदर सप्लायर ऑफ मनी माने जाते हैं। रिपीट अगेन, सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द थर्ड वन इज द कमर्शियल बैंक। उन्हें मनी सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाता। आगे हमने लिखा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपने नेशनल इनकम में पढ़ा था, जो भी पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है उसे स्टॉक वेरिएबल बोला जाता है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टॉक कॉन्सेप्ट। सो आई रिपीट अगेन द डेफिनेशन और उसे फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने लिखा इट इज द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। स्टॉक ऑफ मनी यानी टोटल वॉल्यूम इन सर्कुलेशन किसके पास होगा? पब्लिक। पब्लिक का मतलब यूजर्स ऑफ मनी। किसने किया? हाउस होल्ड ने और फर्म ने। और कब मापा जाता है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब स्टॉक वेरिएबल होता है। तो हमने यहां पर नेक्स्ट वन लिखा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर कैसे करें? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 चीजें कंसीडर की हुई हैं। द फर्स्ट वन इज द M1, M2, M3 एंड M4। डिफरेंट डिग्रीज के बेसिस पर हमने मनी सप्लाई को मेजर किया हुआ है। आपके सिलेबस में जस्ट M1 ही है, तो मैं पहले उसके बारे में आपको बताता हूं। तो हमने यहाँ पे लिखा M1। तो M1 जिसका फॉर्मूला होता है C प्लस DD प्लस OD। आई रिपीट अगेन, C प्लस DD प्लस OD। पहले आप ये समझिए M1 का मतलब क्या होता है। तो M1 इज द फर्स्ट वन जहां पर हम मनी को मेजर करते हैं। तो ये सबसे स्मॉल पार्ट माना जाता है मनी मेजर करने का। और ध्यान दीजिएगा ये मोस्ट लिक्विड माना जाता है। लिक्विड का मतलब क्या होता है? जिससे आप जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो M1 को सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड। फॉर्मूला क्या लिखा आपने, C प्लस dt प्लस OD। नाउ व्हाट इज द C स्टैंड्स फॉर, C का मतलब होता है करेंसी कंपोनेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा C स्टैंड्स फॉर द करेंसी कंपोनेंट। अब पहली चीज जो लोगों के माइंड में चलती है, करेंसी कंपोनेंट का मतलब नोट्स होता है, कॉइन्स होता है या दोनों होता है, तो यहां पर हम दोनों की बात करें। मैंने लिखा करेंसी कंपोनेंट किसके पास होगा, पब्लिक के पास, तो इट मींस द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। तो ध्यान दीजिएगा करेंसी कंपोनेंट में क्या आता है, जो कॉइन्स हैं, जो नोट्स हैं, जो पब्लिक ने अपने पास रखा हुआ है। कॉइन्स इंडिया में कौन कौन से, तो जनरली आपके पास 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज के कॉइन्स होते हैं। इसी तरीके से 1 रुपी से लेके 2000 के करेंसी नोट्स आपके पास होते हैं। तो ये सारी चीजें जो पब्लिक ने अपने पास हेल्ड किया हुआ है, चाहे वो कॉइन्स है, चाहे वो नोट्स है, वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। मैंने आगे लिखा ऑल द मनी इज द लीगल टेंडर मनी। अब ये जो पैसा है वो लीगल टेंडर है, जिसे हम फिएट मनी भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द फिएट मनी, फिएट का मतलब ही होता है बाय ऑर्डर। तो गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर दिया है कि इसे आपको मनी मानना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडियन करेंसी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके बस का नहीं है कि आप उस पैसे को रिफ्यूज कर सके। सो रिमेंबर गाइस, ऑल द मनी, चाहे वो कॉइन्स है, चाहे वो नोट्स है, वो फिएट मनी होता है, जिसे हम लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। यानी जिस पैसे को आपको स्वीकार करना ही करना पड़ेगा, वो आपका क्या होता है, फिएट मनी। सेकेंड वन आपके पास था डीडी, एंड डीडी जिसका मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। नाउ पहला सवाल आपके पास ये आता है कि डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए, डिमांड का मतलब मांगना, डिपॉजिट का मतलब जो मैंने जमा किया, तो मेरे जमा किए हुए पैसे जब मैं चाहूं तब निकाल लूं, दैट इज द डिमांड डिपॉजिट। एक ऐसी डिपॉजिट जिसकी डिमांड आप कभी भी कर सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट है। तो बहुत हाई लेवल सोचने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लेवल से सोचिए। तो मैंने यहां पे लिखा डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक होता क्या है, इट इज अ चेकेबल डिपॉजिट्स व्हिच कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम। जिस पैसे को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका पैसा है, आप जब चाहें तब उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट्स। तो ध्यान दीजिएगा, डिमांड डिपॉजिट इज अ चेकेबल डिपॉजिट, जिसे हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे तब। तो जो आपके करंट अकाउंट में पैसा होता है उसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है उसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट मनी इज कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट। पर एक चीज सिंप्लीफाई कर दो, डिमांड डिपॉजिट में हम सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स को लेकर चलते हैं। आपने कहा ये लोचा क्या है, डिमांड डिपॉजिट और नेट डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है। तो नेट डिमांड डिपॉजिट्स जिसमें हम इंटर बैंकिंग क्लेम्स को नहीं लेते। इंटर बैंकिंग क्लेम्स का मतलब क्या होता है, दो बैंकों के बीच में जो टेंशन चल रही है, उस टेंशन को हमें नहीं पालना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, डिमांड डिपॉजिट्स में हमेशा क्या आएगा, तो दैट इज द नेट डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब हमें इंटर बैंकिंग क्लेम्स को नहीं लेना होता। लास्ट पार्ट पर आऊंगा, एंड दैट इज कॉल्ड द ओडी। ओडी इज द अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो अदर डिपॉजिट्स होंगे, आरबीआई कभी पब्लिक से डील नहीं करता। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पर पब्लिक की बात नहीं कर रहे, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, और मैंने आपको बताया था ओडी दैट इज द अदर डिपॉजिट्स। तो अदर डिपॉजिट के 3 डिफरेंट सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, जिसमें सबसे पहले आएगा डीडी, दैट इज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इंडिया की जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट रखा हुआ है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द अदर डिपॉजिट्स। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम नाबार्ड का एग्जांपल ले सकते हैं, हम आईएफसी इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। सेकेंड वन आपके पास आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक। फॉरेन की गवर्नमेंट ने अगर हमारी आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट रखा हुआ है, या फॉरेन के सेंट्रल बैंक ने हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिमांड डिपॉजिट रखा हुआ है, वो इसका पार्ट होगा। और तीसरा हमारे पास आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और WB यानी कि वर्ल्ड बैंक होता है। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका, पहले आपको देखना है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द इंडियन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, then foreign government and the central bank, and the last one is the international financial institution। ये तो था गाइस M1। एग्जामिनेशन पर्पस से M1 ही आपके टेस्ट पेपर में आएगा। तो अब मैं कुछ और भी आपको बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो M2 की तरफ चलते हैं। M1 आपके पास सबसे मोस्ट लिक्विड था जिसे आप कैश में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो M2 आपके पास आता है M1। तो याद रखिएगा M1 इसमें आ गया। M1 आप जानते हैं C प्लस DD प्लस OD, प्लस क्या करना है, सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। हाँ जी, तो आप अपनी डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस में भी करवाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जो आपकी सेविंग्स में पैसा है दैट इज द पार्ट ऑफ द M2। आपने कहा इसे M1 में क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि M1 में DD का मतलब था डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। तो याद रखिएगा कमर्शियल बैंक से तो आप चेक इशू कर सकते हैं, पर पोस्ट ऑफिस से उस टाइम तक आप चेक इशू नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट वन आपके पास आता है M3, और M3 जो इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड किया जाता है, इसका फॉर्मूला है M1 यानी कि C प्लस DD प्लस OD, प्लस क्या करना है, नेट टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, किसके साथ, विद द बैंक। आपने डिमांड डिपॉजिट पढ़ा था जिस पैसे को आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं बाय इशूइंग अ चेक, लेकिन टाइम डिपॉजिट का मतलब जिस पैसे को आप अपनी मर्जी से विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट किया जाता है। नेक्स्ट वन आपके पास आता है M4 एंड दैट इज द लास्ट वन। M4 में हम सबको ले लेते हैं जी। तो पहले आपने किसको लिया, M3 में क्या आ गया, M1 कवर हो गया और नेट टाइम डिपॉजिट्स हो गया, बच क्या गया, पोस्ट ऑफिस। तो बस M3 प्लस में पोस्ट ऑफिस, तो हमने लिखा टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो आपका फिक्स डिपॉजिट हो, वो सारी चीजें आएंगी, परंतु NSC नहीं आएगा। तो याद रखिएगा एक्सेप्ट द NSC। NSC इज द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। चलिए तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं चारों को। M1 जिसका फॉर्मूला आपने लिखा C प्लस DD प्लस OD। M2 आपके पास आया था M1 प्लस द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। फिर आपने M3 लिया जिसमें M1 प्लस द नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक आता है, और फिर आपके पास M4 आया जिसमें M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस आया एक्सेप्ट द NSC। तो ये था हमारा मनी सप्लाई के अलग अलग मेजरमेंट। तो इसके बिहार पर मैंने 3 नोट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैंने लिखा M1 इज द मोस्ट लिक्विड, जिसे आप सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, लिक्विड का मतलब जिसे आप जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकें। M4 आपका लीस्ट लिक्विड हो गया। इंडिया में इन चारों में से जो सबसे बेस्ट माना जाता है दैट इज द M3। तो M3 वाइडली एक्सेप्टेड मनी सप्लाई का मेजरमेंट है, और इसीलिए हम इसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। अगर हमें कभी पता करना है कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द पैसा कहां पर है, तो M3 से पता लगा सकते हैं, दैट इज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। नाउ द लास्ट वन, M1 और M2 को हम नैरो मनी भी बोलते हैं, और M3 और M4 को हम ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, क्योंकि M1 और M2 में बहुत कम चीजों को कंसीडर किया जाता है, पर M3 और M4 में हमने सारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया, दैट्स व्हाई उन्हें ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। Now at the end of the video एक टॉपिक आपके पास आता है, the name is the high powered money. Now what is the high powered money? क्या इसके पास ज्यादा पावर है? क्या 100 का नोट 200 का चलने वाला है? तो ऐसे वाहियात से आंसर बिल्कुल नहीं है। जब आप हाई पावर्ड मनी की बात करते हैं तो मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा, इट इज द टोटल लायबिलिटी ऑफ द RBI एंड द गवर्नमेंट। तो हमारे RBI की और हमारे गवर्नमेंट की जो टोटल लायबिलिटी है, उसी लायबिलिटी को बोला जाता है हाई पावर्ड मनी। आप दूसरी डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा इट इज द टोटल मनी प्रोड्यूस्ड बाय द RBI एंड द गवर्नमेंट। तो RBI और गवर्नमेंट ने जो टोटल मनी प्रोड्यूस किया, दैट इज द पार्ट ऑफ द हाई पावर्ड मनी। सो रिपीट करता हूं, टोटल लायबिलिटी ऑफ द RBI एंड गवर्नमेंट या टोटल मनी प्रोड्यूस्ड बाय द RBI एंड गवर्नमेंट इज नोन एज द हाई पावर्ड मनी। सो हाई पावर्ड मनी को रिप्रेजेंट किया जाता है H के साथ, जिसका फॉर्मूला होता है C प्लस R। याद रखिए मनी सप्लाई का फॉर्मूला था C प्लस DD प्लस OD।
ओडी हम मोस्ट ऑफ द टाइम छोड़ देते हैं, तो सिर्फ आप मनी सप्लाई का फॉर्मूला C प्लस डी बोल सकते हैं। तो हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला क्या है? C प्लस आर। C का मतलब करेंसी विद पब्लिक और R का मतलब क्या होता है? रिजर्व्स। रिजर्व्स कैसे आया गाइस? आपने जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट किया था, उस डिमांड डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज बैंक को रिजर्व में रखना पड़ता है। तो वो जो रिजर्व है, दैट रिजर्व इज डिनोटेड बाय द आर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो याद रखिएगा, रिजर्व जो आपको दो लोगों के पास रखना होता है। सबसे पहले इस रिजर्व का एक पोर्शन आपको आरबीआई के पास रखना होता है, जिसे हम सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा आपको। और उसके बाद हमारे पास आएगा एसएलआर, जो हम खुद के पास रखते हैं। सो रिमेंबर, फॉर्मूला ऑफ द एच इज द C प्लस आर। C का मतलब करेंसी विद पब्लिक, आर का मतलब रिजर्व्स विद द बैंक। रिजर्व्स दो फॉर्म में होते हैं, एक जो आपने आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाया सीआरआर, और दूसरा जो आपने खुद के पास रखा, दैट इज द एसएलआर। तो यहां पर आज की वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें एनकरेज करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।